Hello everybody, welcome to this lecture series on software testing. This is part 2 of our lecture on software quality assurance. Let's continue. So इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जहाँ पे हमारा पार्ट 1 फिनिश हुआ था, दैट इज क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग ईच अदर, हम उसको रिव्यू करेंगे क्विकली। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ स्ट्रैटेजी देखेंगे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइडलाइंस क्या है हमारे पास, टेक्निकल रिव्यूज क्या हम कर सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एक्सटर्नल ऑडिट्स, and then we have change control procedures, measurements of results and prototyping, यानी कि हम सारी techniques check out करेंगे for improving software quality. Then relative effectiveness of quality techniques, and then we'll talk about quality and development time correlation, right? So हमारा जो पार्ट 1 था वीडियो का ऑन दिस सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस, उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यही फिनिश हुआ था कि किस तरह आपके पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या व्हाइट बॉक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, वो किस तरह आपस में कोरिलेट करते हैं, किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किन किन के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी यूजेबिलिटी के फैक्टर के ऊपर आप फोकस करते हैं तो उससे आपकी अडेप्टेबिलिटी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर आप करेक्टनेस के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी करेक्टनेस, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सारे तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब बेटर होंगे, लेकिन रोबस्टनेस जो है वो फिर अफेक्ट होगी। तो इस तरह आप ये तमाम फैक्टर्स थे जिसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर अप किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स किस किस के साथ डायरेक्टली और कौन कौन से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो व्हाट डू वी डू, क्या करें फिर इसका? वी नीड टू नो द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, व्हाइट बॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, इंटरनल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, उनमें हमें क्या करना चाहिए? प्रायोरिटाइज देम। वी नीड टू प्रायोरिटाइज देम कि हमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अगर किसी दूसरे को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं है इस वक्त, ठीक है। इसीलिए हमें फिर सिनारियोज बनाने पड़ते हैं कि कौन से सिनारियो में कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी। उसमें क्या होता है, सिनारियोज का मतलब है कि आपस में ओवरलैपिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फिर आपको प्रायोरिटी चाहिए। दे मे अफेक्ट ईच अदर, इफ नॉट फ्लेक्सिबल देन नॉट यूजेबल। तो आपने फिर यही चीज देखनी है कि मैं कौन कौन सी चीजों को कर सकूं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना है, मुझे यूजेबिलिटी की तरफ जाना है, मुझे करेक्टनेस की तरफ जाना है, क्योंकि अब जैसे कि हमने देखा करेक्टनेस को अगर हम अच्छा करते हैं तो रोबस्टनेस हमारी खराब हो जाती है, ठीक है। अगर हम अडेप्टेबिलिटी अच्छी करते हैं तो रोबस्टनेस हमारी अच्छी हो जाती है। तो हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे बढ़ने के लिए। So it might seem the best way to develop a high quality product, which would be to focus on the product itself. However, in software quality assurance, the best place to focus on is the objectives. हमने जैसे कि जिक्र किया था अपने पिछले लेक्चर में भी कि हम बार बार ये बात करते हैं कि क्वालिटी जो है वो वेरी करती है, हर बंदे के लिए क्वालिटी का मतलब कुछ और होता है। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि जब आपने कोई टास्क लिया है तो उस टास्क के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस किया जाए। हर कोई बंदा उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसकी क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश करे, उसको उस क्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करे, उसकी क्वालिटी की एश्योरेंस की कोशिश करे। सो हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी, हम कहते हैं जी एक्सप्लिसिट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करें। शुड बी अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी एज कंपेयर टू adequate as compared to a haphazard activity, or it could be adequately allocated effort। जैसे कि यहाँ पे फिगर से आपको पता लग रहा है कि या तो वो स्टैंड अलोन होनी चाहिए या adequately allocated effort, ताकि आप उसकी बैलेंसिंग कर सकें। हर चीज के लिए एडिक्वेसी चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए, तो आपकी एफर्ट के लिए बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। So what is the problem? Problem is quality is perceived as a secondary goal. Generally हमारे पास it's not the primary goal कि हम quality achieve करें। Quick and dirty programming with lots of defects is the rule। क्यों कहते हैं quick and dirty programming, lot of defects? जब आप काम को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे, हर स्टेप के ऊपर आप जो है वो कमेंट्स करेंगे, तो इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम।
और उसमें क्या होगा, गलतियों के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी काम करना है तो जल्दी में आप सबसे पहली चीज ये करोगे कि कमेंट्स तो उसको करोगे नहीं। जब कमेंट्स नहीं करोगे, उसको थॉरली चेकआउट नहीं करोगे, तो उसमें डिफेक्ट्स के चांसेस जो है वो ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि आपके पास जब आप कंपनीज में हो या आपको को टास्क दिया हुआ है, तो जो बंदा टास्क पहले अचीव करता है जनरली उसी की वाह होती है, चाहे वो काम सही करे या गलत करे। जी, गलतियां तो बाद में निकलती हैं, उस वक्त तो फर्स्ट स्टेप में तो ये होता है ना जी, काम कंप्लीट हो गया, गलतियां तो बाद में आनी है। तो यही वो बात है कि आपके पास क्विक एंड डर्टी प्रोग्रामिंग जो है वो ज्यादा रिवॉर्डेड होती है, और हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग जिसमें एरर्स कम हो, उसको उसका अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा होता है। उसका सोल्यूशन क्या है? एक्सप्लिसिटली शोइंग प्रोग्रामर्स द क्वालिटी इज प्रायोरिटी, यानी कि आपको बताया जाए कि आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है वाइल कोडिंग। दैट इज वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव दिस डेफिशिएंसी। सो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन टेक्निक्स। हम कैसे टेस्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, software engineering guidelines, then we have technical reviews, external audits, change control procedures, measurements of result, and prototyping. These are some of the techniques that can be used to improve software quality. So let's talk about testing strategy. किस तरह आप उसकी टेस्टिंग करेंगे? Execution testing can provide a detailed assessment of product's reliability. Parts of quality assurance is to develop a testing strategy in conjunction with the product requirement, architecture and design. यानी कि आपके पास क्वालिटी के लिए आप क्या करोगे कि आपने जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर आपके पास जो यूजर से इनपुट आपने लिया था, उसी की बेस के ऊपर आपका सिस्टम डिजाइन बनाया गया था, उसी की बेस के ऊपर आपका प्रोग्राम डिजाइन बनाया गया था, यानी कि तमाम आर्किटेक्चर उसी तरह डिजाइन किया गया। तो आप अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को उनके साथ सिंक्रोनाइज रखें, उनकी बेस के ऊपर रखें, तो आपकी जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगी। ठीक है, these are some of the examples जिसमें आप कह सकते हैं कि स्पाइरल मेथोडोलॉजी के थ्रू आप कर रहे हैं कि आपने टेस्टिंग की, फिर कोड किया, कोड करने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, फिर डिजाइन को टेस्ट किया, वैलिडेशन टेस्टिंग की, फिर आपने रिक्वायरमेंट्स की, फिर सिस्टम टेस्टिंग की एंड सो ऑन। तो आपका जो है वो काम इस तरह चल रहा है, रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग की एंड सो ऑन। और यू कैन फॉलो वी मॉडल काइंड ऑफ अप्रोच। जब हम वाटरफॉल के जो एक वेरिएंट है हमारे पास वी मॉडल, उसकी अप्रोच में भी इसी किस्म की बात हो रही होती है कि आप रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, मॉड्यूल डिजाइन, डिजाइनिंग फेज के बाद आप कोडिंग पे आते हैं, कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और हर टेस्ट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आपके अंदर यूनिट टेस्टिंग में गड़बड़ हुई है तो आप मॉड्यूल डिजाइन को चेकआउट करें, अगर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में गड़बड़ हुई है तो आप किसको चेकआउट करें एंड सो ऑन। तो ये आप टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन से अप्रोच को अप्लाई करना चाहते हैं। Verification and validation are commonly used in software engineering to mean two different types of analysis. इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि वेरिफिकेशन का क्या मतलब है और वैलिडेशन का क्या मतलब है। अगर हम इसको ब्लंटली सम अप करना चाहें तो वैलिडेशन ये कहती है आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम, और वेरिफिकेशन ये कहती है आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट। यानी कि वैलिडेशन ये कहती है कि राइट सिस्टम का क्या मतलब है, कि जो यूजर ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी क्या हम वो वही बना रहे हैं जो यूजर ने कहा था, दैट इज वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन क्या है कि जो यूजर ने कहा था वो हम बना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सही बना रहे हैं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, दैट इज वेरिफिकेशन। द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू टर्म्स इज लार्जली टू डू विद द रोल ऑफ स्पेसिफिकेशन। Validation is the process of checking whether the specification captures the customer needs, जैसा कि हमने चेकआउट किया, building the right system, while verification is the process of checking that the software meets the specifications। यानी कि हमें जो पिछले जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं डिजाइनिंग के फेज के अंदर या रिक्वायरमेंट की फेज के अंदर, तो वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखना चाहें तो हमारे पास डिफरेंसेस किस किस्म के आ सकते हैं? वेरिफिकेशन इवेल्युएट इंटरमीडिएटरी product to check whether it meets the specific requirements of the particular phase। और वैलिडेशन क्या करती है? evaluates the final product to check whether it meets the business needs। यानी कि वैलिडेशन होती है एंड में, वैलिडेशन होती है एंड में। ठीक है,
Verification checks whether the product is built as per the specified requirement and design specification. Step by step checking हो रही है. Validation, it determines whether software is fit for use and satisfy the business needs. ये आपका validation हो गया. Following items are evaluated during verification, that is plans, requirement specification, design specification, code, test cases, etc. ये सब आप verification के अंदर कर रहे हैं. तो validation में क्या होता है? Following items are evaluated during validation, actual product of or software under test. आप सिर्फ उसको चेक करते हैं कि जो यूजर ने कहा था वो उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. Examples of verification includes reviews, inspections and walkthroughs. Examples of validation includes all types of testing like smoke testing, regression testing, functional testing, systems and UATs. ठीक है, ये सारी हमारे पास validation की testing है. Verification is carried out before validation. Of course, validation आपकी end में जाके होती है या हर उस phase के end में या पूरे product के end में, और verification आपके उस phases के बीच में चल रही होती है. And similarly, validation is carried out after verification. Cost of errors caught in verification is less than the errors found in the verification, and for validation, cost of errors caught in validation is more than errors found in verification. क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके बीच में पकड़ा जाए कि इस काम में गड़बड़ है, तो आप उसको उसी वक्त ठीक कर लोगे, ना कि उस काम को कंप्लीट करके जब आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लोगे और उसके बाद आपको पता लगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी. राइट, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें से देयर आर सम कॉमन टेस्टिंग टेक्निक्स जिसके जरिए आप वैलिडेशन भी कर सकते हैं और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास वेरिफिकेशन के अंदर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशंस आर हियर. वैलिडेशन के अंदर हमारे पास है कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्ट, यूजेबिलिटी टेस्ट एंड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस आर हियर. ठीक है, और हमारे पास कुछ ऐसी टेस्टिंग है जो कि जिसको हम वैलिडेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वेरिफिकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट एंड बीटा टेस्ट. सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गाइडलाइंस. दैट इज हम एक चेकलिस्ट बना लें और उस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए हम अपने कोडिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, हम गाइडलाइंस को फॉलो करें. गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हमें ये बताती हैं कि हम हमने कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है. Then टेक्निकल रिव्यूज. फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज हो सकते हैं, यानी कि आपके पास कैचिंग प्रॉब्लम है द लोएस्ट वैल्यू स्टेज, जिसमें आपके पास कम से कम पैसे लगे होते हैं. तो अगर उस जगह पे आपके पास एरर निकल आए तो आपका काम कम कॉस्टली पड़ेगा. यूजिंग क्वालिटी गेट्स. फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के एक तरीका है कि आप क्वालिटी गेट्स इस्तेमाल करें. किस तरह? पीरियोडिक टेस्ट और रिव्यूज दैट डिटरमिन वेदर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट वन स्टेज इज सफिशिएंट टू सपोर्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज. आप अपनी एक स्टेप्स बना लें कि इस स्टेज के ऊपर आके हमने टेस्टिंग करनी है. वो जो स्टेज है उससे आप कहते हैं गेट. द गेट कैन बी इंस्पेक्शन और अ पीयर रिव्यू और अ कस्टमर रिव्यू और एन ऑडिट. गेट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, गेट डज नॉट मीन दैट आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी 100% फ्रोजन. गेट का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ काम रोक के बोलोगे जब तक टेस्टिंग नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़, जब तक इसका फॉर्मल रिव्यू नहीं होगा, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. ऐसा नहीं है. आपने एक डिटरमिन किया कि फेज 1 के बाद मैं टेस्ट करूंगा, फिर फेज 2 के बाद मैं टेस्ट करूंगा. क्या क्या टेस्ट करूंगा वो आपने अपनी चेकलिस्टों के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने कौन कौन सा उसका फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करना है. ये हर गेट के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप नेक्स्ट फेज शुरू कर देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको वहीं से ठीक हो जाएगा. इट शुड बी गुड इनफ. दैट इज 100% तो नहीं, वो आपकी टेस्टिंग कभी भी 100% नहीं होती. तो गुड इनफ का मतलब है कि आप उसको एक उसके क्रिटिकल चीजों के ऊपर आप चेकआउट कर रहे हो. एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ये है कि आप उसको डिटेल चेक कर रहे हो. डिटेल में आप 95 to 98% तक आप जा सकते हैं कि इतनी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जनरली फेजेस के बीच में अगर आप इतना ज्यादा डिटेल चेक करेंगे 95%, 97%, तो ऑफ कोर्स इट विल टेक मोर टाइम, इट विल बी मोर कॉस्टली. तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप उसके क्रिटिकल 20% के ऊपर फोकस करें कि क्रिटिकल 20% आपके पास कौन से स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स को सिर्फ आप एक वेरिफिकेशन कर लें. Another form of technical review is informal technical review. Informal reviews include desk checking,
the design or the code or walking through the code with a few peers। यानी कि आपका लाजमी नहीं है कि बाहर से ही कोई ऑडिट की टीम कोई टीम आके आपके कोड को चेकआउट करे। आप किसी कोलीग को बुला के उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, यार ये देखना ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये काइंड ऑफ लाइक एन इनफॉर्मल टेक्निकल रिव्यू हो गया। ये भी आप इसीलिए करते हैं ताकि आप अपनी सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अचीव कर सकें। एक्सटर्नल ऑडिट, अब आप अगर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और ज्यादा सीरियस हूँ तो आप क्या करते हैं, एक टेक्निकल रिव्यू करवा लेते हैं। यानी कि आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनहैंस्ड ऑडिट करवाएंगे, इनहैंस्ड रिव्यू करवाएंगे, उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, उतना आपका टाइम बढ़ेगा। An audit team is brought in from the outside the organization and reports its findings to whoever commissioned the audit, that is usually management। एक्सटर्नल ऑडिट, बाहर से एक टीम को बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये आप चेक कर लें हमारा काम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। Then we have change controlled procedures। Uncontrolled requirement changes can result in disruption to design and coding। अगर रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज कर रहा है यूजर तो आपके पास फिर डिजाइन भी चेंज होगा, कोडिंग भी चेंज होगी, तो उसके पास फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अनकंट्रोल्ड चेंज इन डिजाइन कैन रिजल्ट इन द कोड दैट डजंट एग्री विद इट्स रिक्वायरमेंट्स। बार बार जब आप उसको मॉडिफाई करोगे तो फिर एंड प्रोडक्ट में आपको नहीं पता लगेगा कि आप कौन से वर्जन के हिसाब से आपने कोड कर लिया। inconsistencies in the code or more time spent codifying code to meet the changing design than spent moving the project forward। तो उसका हल ये है कि आपने एक टाइम पे बैठ के रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग को ऊपर जितना ज्यादा आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं उतना कर लें, ताकि आगे चल के जो है उसमें चेंजेस के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएं। देन मेजरमेंट ऑफ अ रिजल्ट, अब आपने कोई ना कोई एक क्राइटेरिया बनाना होगा जिसकी बेस के ऊपर आप मेजरमेंट कर सकें अपने फीडबैक की, कि मेरा जो सॉफ्टवेयर बना है वो इसकी क्वालिटी क्या है। अब उसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फंक्शन पॉइंट यूज करना चाहते हैं या लाइन ऑफ कोड यूज करना चाहते हैं या आप कोकोमो इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई और मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर मेजरिंग द रिजल्ट्स, नंबर ऑफ एरर्स यूज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यूज करना चाहते हैं, उस तरीके से आपने अपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है ताकि आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। एंड वी हैव आल्सो प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जिसमें आप एक काइंड ऑफ अ सेमी वर्किंग मॉडल एक क्रिएट कर लेते हैं, या डमी मॉडल कहना चाहिए, बल्कि सेमी वर्किंग नहीं डमी कहना चाहिए। एक डमी मॉडल क्रिएट करके बता देते हैं कि भी आपको इस किस्म की चीज चाहिए, उससे एग्रीमेंट हो जाता है। देन यू मूव ऑन to building that product with following the standard procedures। So what is the effectiveness of the quality techniques? हमने जो टेक्निक्स पढ़ी उनमें किस किस की कितनी कितनी इफेक्टिवनेस है। तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जो इनफॉर्मल डिजाइन रिव्यूज हैं, that helps us to remove a minimum of 25% errors and highest up to 40%। ठीक है, फॉर्मल डिजाइन इंस्पेक्शन अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम 45% आपके पास जो एरर्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 65% एंड सो ऑन। इस तरह हर स्टेप जो है वो आपका, हर टेक्निक किस लेवल तक की आपको जो है ना वो लोएस्ट टू हाईएस्ट क्या रेंज दे सकती है, आपके एरर्स को निकालने की कितनी परसेंटेज दे सकती है। So quality and development correlation. Understanding this principle depends on understanding a key observation. The best way to improve productivity and quality is to reduce the time spent reworking the code। सबसे पहली बात तो हमें समझ में आती है कि हमें बार बार कोडिंग ना करनी पड़े, एक ही दफा कोडिंग करनी पड़े और वो जो कोडिंग हो वो सही हो। वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि आप क्या करें, whether the rework arises from changes in requirement, changes in design or changes in or due to debugging। यानी कि जब आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ली है, जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, उस डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस के ऊपर इतना सफिशिएंट टाइम लगाया जाए कि आपके पास जो है वो कोडिंग के लिए, जब आप कोडिंग स्टेज तक पहुंचे या आप डिजाइनिंग स्टेज तक पहुंचे, तो जो पिछला डॉक्यूमेंट आपके पास आया है वो इतना थॉरली एनालाइज्ड हो गया हो कि उसमें चेंजेस के चांसेस ना हो, ताकि आपको रीवर्किंग ना करनी पड़े। The industry average productivity for software product is about 10 to 50 of lines of delivered code per person per day, including all non-coding overhead।
It only takes a matter of minute to type 10 to 50 line of code. So how is the rest of the day spent? यानी कि हमारे पास एक एनालिसिस के थ्रू मौजूद है कि जो हमारे पास कोडर्स हैं वो एक दिन में 10 से लेके 50 लाइन ऑफ कोड तक लिखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 50 लाइन ऑफ कोड तक लिखते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल लाइन ऑफ कोड, यानी कि उसने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसने डिबगिंग भी की, डिबगिंग करने के बाद उसने बोला अब ये कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये सारे जो बीच के स्टेप्स थे, इन सबको भी अगर आप काउंट करें तो ऑन एवरेज 10 टू 50 लाइन ऑफ कोड आपका जो है ना वो एक बंदा एक दिन में लगाता है। ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। So that's it for this lecture. I hope you like it. Thank you very much.